Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter nuclei. और न्यूक्लियाई के अंदर में जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेडियो एक्टिविटी, या क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी। सो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग मेनली यदि यहां पर बात करें तो हम लोग इसकी कहानी के पीछे जाने वाले नहीं है, क्योंकि कहानी तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, रेडियो एक्टिविटी होता क्या है मेनली देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बैक्वेरल एंड इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट विच ऑकर्ड इन 1896, ठीक है। बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया, ये बात सही है, लेकिन जो कर रहे थे कुछ और, हुआ कुछ और वही कहानी होती है मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट के साथ में। आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि भैया करते कुछ और हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और पता लगता है बाद में कुछ तो भी और निकल के आ गया और फिर वही नई खोज बन जाती है। यस, सो वैसा ही कुछ रेडियो एक्टिविटी के साथ में भी हुआ। तो बैक्वेरल जो हैं वो अपनी लैब में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो फ्लोरोसेंस से रिलेटेड कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने सिल्वर की फॉइल के बीच में कुछ तो भी एक मटेरियल को रखा और वहां पर एक क्या बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट रखी, और उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हुई है, उस पर डॉट आए हैं, और इसका मतलब ये है कि यार यहां से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकल के बाहर निकले हैं। सो इस प्रकार से एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई है। देखो, अब ये कहानी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वैसे तो कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग इस कहानी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमें अपने एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना है। सो अब हम लोग जो रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसमें एक मेन बात आती है। जैसे आपने देखो सुना होगा, बचपन में देखा होगा कि वो घड़ी आती थी, मालूम है, इसको हम लोग ऐसे करके देखते थे अंधेरे में तो वो चमकती थी, मालूम है कि ऐसा कुछ याद है? बचपन की यादों को जरा ताजा कर लीजिए। ऐसा कि हम लोग अपने माँ बाप से भी बोलते थे कि मुझे भी वो चमकने वाली लाइट वाली घड़ी चाहिए। तो चमकने वाली लाइट वाली घड़ी वो क्या हुआ करती, उसमें क्या होता था, रेडियम हुआ करता था। स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियम वाज प्रेजेंट ऑन दी व्हाट, जो अपने घड़ी के जो कांटे होते हैं उनके ऊपर में, बराबर। वो छोटा सा पेंट किया हुआ रहता था, हरा हरा सा कलर आता था थोड़ा सा, बराबर है, वही चमकता था अंधेरे के अंदर में, और अंधेरे में आपको समझ में आता था भैया टाइम कितना हो रहा है। यस, हम लोग उसका इस्तेमाल खेलने के लिए करते थे। हाँ देख मेरी घड़ी चमक रही है, तेरी नहीं चमक रही, ऐसे होता था ना कुछ, क्योंकि तब हम छोटे बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आता था, तो हम लोग बस एंजॉय करते थे। सो वो छोटे बचपन का जो एंजॉय था उसको छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सो मेनली होता क्या है रेडियो एक्टिविटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो क्या होता है कि वो अपने प्रेजेंट उसमें नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे डिके होने लगते हैं और एक नए न्यूक्लियस में चले जाते हैं। ध्यान सुनो क्या हो रहा है, एक आपके पास में कोई तो भी न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, वो न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, और इसे ही बोला गया है रेडियो एक्टिव डिके, और फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो रेडियो एक्टिव डिके जब हो रहा होता है तो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल जो न्यूक्लियस हैं वो उसमें से बाहर निकल रहे होते हैं। मतलब किस तरह के पार्टिकल की बात करेंगे, कुछ जैसे अभी मैं घड़ी की बात कर रहा था तो वो चमक रही थी, मतलब उसमें से कुछ लाइट के फॉर्म में कुछ तो भी निकल रहा है, मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है। यस, सो इस बेसिस पर आपके पास में जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, थोड़ा सा बोर लग रहा होगा लेकिन देखो अभी आगे इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कोई नहीं है, मेन डेरिवेशन पे बात करेंगे जब हम लोग। तो रेडियो एक्टिव डिके आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? एक होता है अल्फा पार्टिकल डिके, अल्फा पार्टिकल डिके, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। एक होता है बीटा पार्टिकल डिके, और एक होता है गामा डिके। ठीक है, अल्फा पार्टिकल डिके, बीटा पार्टिकल डिके और गामा डिके, इन 3 डिके के बारे में बात करनी है। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल डिके की, तो क्या होता है, एक हीलियम का जो एटम है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। अल्फा पार्टिकल डिके में क्या हो रहा है
कि एक हीलियम 2He4 वाला पार्टिकल उसमें से बाहर निकल के आ रहा है, एक नया न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। बीटा पार्टिकल डिके में क्या हो रहा है कि या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन या फिर क्या है पॉजिट्रॉन, ये यहां पर बाहर निकल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है क्या चीज, देखो बीटा पार्टिकल डिके में दो टाइप के आएंगे, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बीटा प्लस है मतलब पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब यहां पर सवाल ये आ रहा होगा ये सर ये पॉजिट्रॉन, ये तो नाम पहली बार सुना हुआ सा लग रहा है। तो ये पॉजिट्रॉन जो है वो आपका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है। मतलब देखो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन की खास बात क्या है कि इसका जो मास है सेम एज इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव ना होते हुए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुज मास इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास जो है, जिसका द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है, वो हो गया आपका पॉजिट्रॉन। इसके अलावा बीटा पार्टिकल डिके में एक और बात होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, लेकिन वो अपने लिए है नहीं तो उसको हम लोग बात नहीं करेंगे। और लास्ट वाला है गामा डिके। अब इस गामा डिके के अंदर में क्या हो रहा है, तो भैया गामा डिके के अंदर में हाई एनर्जी फोटॉन्स क्या निकल रहे हैं, हाई एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड। इसके अंदर में हाई एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, गलती से फोटो इलेक्ट्रॉन मिल गया, फोटॉन्स आर बीइंग इमिटेड। क्या निकल रहे हैं, फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोगों को मेनली क्या है ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, गामा पार्टिकल क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन उसे आज हम लोग यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड लॉज वगैरह जो हैं उनको पहले फिनिश कर लेते हैं, जिससे फिर हम लोग क्या है कि वी विल बी एबल टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर और एक लेक्चर बढ़ जाएगा। सो स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोगों को अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये जो डिके हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो नियम होगा कि भैया जैसे मन में आ रहे हैं वैसे डिके हो जाएगा। तो मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, और वो छोटी सी प्यारी सी जो हेडिंग है वो है आपका रेडियो एक्टिव डिके नाम की हेडिंग है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके लॉ लिखना तो भूल ही गया, इसका यही तो हमें पढ़ना था। ओके कोई बात नहीं, जब इतना तो होते रहता है। अब हमने क्या बोला, देखो क्या हो रहा है कि किसी समय पे, मतलब किसी भी समय पर यदि मैं बात करूं, कोई भी यदि आपके पास में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपने आप में से अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, या बीटा पार्टिकल्स को या गामा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली। उसमें से अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल, या हो सकता है कंबाइनली अल्फा प्लस बीटा निकल जाए, या अल्फा प्लस गामा निकल जाए, या बीटा प्लस गामा निकल जाए, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ भी एक साथ निकल सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया कि मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, क्योंकि कई लोग उससे गलत मतलब निकाल सकते थे। क्योंकि मैंने जब बोला था तो मैंने बोला था अल्फा या बीटा या गामा, ऐसे बोला था, अल्फा और बीटा और गामा ऐसे बोला था ना मैंने, कि या तो अल्फा निकल सकता है, या बीटा निकल सकता है, या गामा निकल सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यदि अल्फा निकला है तो बीटा नहीं निकलेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी निकल सकता है। हम लोगों ने यहां पर बोला कि भैया हम लोगों ने कंडीशन मानी कि मैंने बोला यार एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पर यदि मेरे पास में एन नॉट पार्टिकल है, कितने पार्टिकल हैं, एन नॉट पार्टिकल हैं, मतलब मैंने यहां से काउंट करना शुरू किया। मान के चलो मैंने जब देखा उस समय कुछ हजार पार्टिकल्स थे, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के 1000 पार्टिकल्स थे। लेकिन जब मैं कुछ समय पश्चात आया तो मैंने बोला टी इज इक्वल्स टू टी पर मेरे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचे हुए थे वो थे मेरे पास में कैपिटल एन। वो कितने बचे हुए थे, कैपिटल एन। तो यहां पर हो क्या रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक यदि मैं चेक कर रहा हूं तो सम ऑफ द पार्टिकल्स आर गेटिंग डिकेड, बराबर है, इन टाइम टी। तो इसको हम लोगों ने एक
रूल के बेसिस पर देखा, और जो रूल दिया गया, जो कि रूल क्या, लॉ है, नियम है, मतलब यही नियम है, इसको लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट करने पर ही आया है। और ये कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड in time delta t are directly proportional to the number of particles present in the sample at that instant। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड इन टाइम डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम टी। हवा ही नहीं लग रही, तो इसे लिखते हैं जरा हम लोग। मैंने माना लेट से डेल्टा एन particles are getting decayed in time delta t and capital N is the number of particles present। तो इस केस में बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया, देखो नोट्स वगैरह में आपको सब कुछ चीजें क्लियरली मेंशन है। तो ये आया है डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब सिंस यहां पे डिक्रीज होता है, यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर एक माइनस का साइन भी लगा देते हैं। सो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, या लिखा जाता है डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लैम्बडा एन। अब ये डेल्टा जो है, ये तो बहुत बड़े इंस्टेंट को समझाने के लिए दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही छोटे इंस्टेंट में कन्वर्ट करके जाते हैं। मतलब मैंने अप्लाई करना है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, यदि 0 आ जाएगा तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी बन जाएगा डी एन बाई डी टी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो डी एन बाई डी टी में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में लिखा जाएगा डी एन बाई डी टी बराबर माइनस लैम्बडा इंटू एन। क्लियर है, मैंने बोला ठीक है। अब यहां से जरा देखते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट एडजस्ट करते हैं, तो हमारे पास में आएगा डी एन अपॉन एन बराबर माइनस लैम्बडा इंटू डी टी। क्लियर है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, तो भैया देखो मैंने देखा कि यार t इज इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि राइट हैंड साइड में dt आ रहा है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में n आ रहा है मतलब n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला t इज इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास में जो पार्टिकल्स थे वो तो n नॉट थे, और किसी समय t पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं जिन्हें मैंने नाम दिया था n। किसी समय t पर मेरे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो बचे हुए हैं वो है कैपिटल N। सो यहां पर इस तरह से लिमिट लग गई। अब सवाल उठता है 1/n का इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन dn/n लिखा है, मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू n, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/n का आएगा log n। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे log टू द बेस e n, लिमिट लगेगी कहां से लेकर के कहां तक, n0 से लेकर के n तक, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहां पर लगाएंगे तो dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के t तक। मैंने बोला ठीक है। अब क्या करते हैं, जरा लिमिट्स को पुट करते हैं। लिमिट्स को पुट करेंगे तो आएगा log n माइनस log n0 बराबर माइनस लैम्बडा t माइनस का 0। फटाफट करो। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो है log m माइनस log n। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n। ये फॉर्मूला होता है लॉगरिदमिक। तो इस फॉर्मूले को जरा आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा log ऑफ n बाई n0 बराबर माइनस लैम्बडा टी। यहां पर log का जो बेस है वो है e, log का जो बेस है वो क्या है, e है, तो log e n बाई n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी। यहां पर अभी हम लोग लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा है, मैं आपको बताता हूं, log
ए बी बराबर सी हो तो b बराबर आता है a टू द पावर c। यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, log b टू द बेस a इक्वल्स टू, यदि c होता है तो हम लोग लिखते हैं b बराबर, जो log के सामने लिखा हुआ नंबर है b बराबर, ये जो बेस है वो यहां पर आता है और पावर में वो नंबर चला जाता है। तो इस बेसिस पर यहां पर बचेगा देयरफॉर n डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल्स टू, यहां पर बेस था e तो ये आएगा e टू द पावर माइनस का लैम्बडा t। सो यहां से आप देखिए तो n बराबर आएगा n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा t। दिस इज द रिलेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, रिलेशन को मैं एक बार और लिख रहा हूं इस पे, जिससे आपको कुछ चीजें बता सकूं मैं। n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक रिलेशन आगे चल के और आएगा जो होगा एक्टिविटी के लिए। किसके लिए रहेगा, एक्टिविटी के लिए, बिल्कुल सिमिलर वे में आएगा, बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंज नहीं होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, ये n नॉट का मतलब क्या है, जहां से आपने कैलकुलेशन शुरू करी थी t इक्वल्स टू 0 से हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं, तो n नॉट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, n नॉट क्या है, n नॉट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जहां से आपने कैलकुलेशन करना शुरू किया है। n क्या है भैया, तो n है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, कितने पार्टिकल्स डिके हो गए, कितने खत्म हो गए, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिकेड, मैंने इसको नाम दे दिया n डैश। तो n डैश बराबर आएगा जितने पहले थे उसमें से जो अब बचे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आपने बोला सही बात करिए सर जी, तो मैंने लिखा n डैश बराबर n नॉट माइनस n नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्बडा टी, n डैश बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्बडा टी। तो आपने बोला वेरी गुड। यहां पर अब क्या आएगा, रिलेशन यहीं पर लिख देता हूं, n डैश बराबर n नॉट कॉमन, ये आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। सो दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव बीन डिकेड इन टाइम टी, टी टाइम में कितने पार्टिकल डिके हो गए, ये इसका रिलेशन है। देखो मेनली तो आपको जो ऊपर वाला रिलेशन मैंने लिखा है ये वाला ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसको जो डिके है उसको एक वर्ड और यूज किया जाता है, वो है डिसइंटीग्रेटेड। क्या है वर्ड, डिसइंटीग्रेटेड। मतलब ऐसे बोल सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड लिखा है ना, इसकी जगह वो वर्ड यूज कर सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसइंटीग्रेटेड। तो कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है कि वहां पे कुछ नया नियम सोचने लग गए, ऐसी गलती मत कर देना। क्लियर है। चलो अब हम लोगों को इसके लिए यदि ग्राफ बनाने की बात करें तो देखो इसका आएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मतलब n और t में यदि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो n बराबर, देखो t बराबर 0 पे, अब आप खुद सोचिए, इक्वेशन लिखिए, n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी है। मैंने बोला ठीक है, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे पुट करो तो क्या आएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1, तो n बराबर आएगा n नॉट, मतलब ये ग्राफ कहीं यहां पर n नॉट से चालू होगा। अब t की वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो ये है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो कि ऐसा आता है, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये लास्ट वाले पोर्शन को नहीं भी बनाओगे, अरे लास्ट वाले पोर्शन के चक्कर में ये पूरी लाइन ही मिट गई। ठीक है, मतलब ये टच तो नहीं होता है क्योंकि इनफाइनाइट कभी मिलता नहीं है और वो 0 कभी होता नहीं है। क्लियर। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चलेगा। अब दूसरा सवाल आता है, एक ग्राफ तो ये बन गया, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, तो
तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत बार यही सारे कंफ्यूजन रहते हैं। अब दूसरा ग्राफ आपको बनाना है वो है एन डैश वाला जो हम लोगों ने निकाला है, क्योंकि ये भी ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। देखो हो सकता है पूछ ले, हो सकता है नहीं पूछे, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मेरा काम है आपको एक बार बता देना। और ये ग्राफ ऐसा नहीं सर ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप एक एक पॉइंट पुट करके बताइए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोगों को डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। अब देखो हमारे पास में एन डैश की जो इक्वेशन है वो है एन डैश बराबर एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्बडा टी, ऐसा है। मैंने बोला सही बात है। अब क्या करो आप टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, टी की जगह 0 पुट करो, तो टी की जगह 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू एन नॉट मतलब एन नॉट, तो एन नॉट माइनस एन नॉट करोगे तो 0, मतलब ये ग्राफ तो यहां से शुरू हो रहा है। अब देखो क्या होगा, अब यदि आपने t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट किया, t इज इक्वल्स टू क्या पुट किया, इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा इस जगह पे, तो आपने लिखा सही बात है, तो आपने लिखा एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी। अब e की पावर इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी, तो आप लिखोगे एन नॉट माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, और एनी नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, तो एन नॉट माइनस 0 मतलब आंसर आया एन नॉट। तो यहां पर कहीं ये एन नॉट की लाइन है, तो यहां पर ये जाने वाला है। अब आप सोचिए कि यार ये एन नॉट कब आएगा, जब t बराबर इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी कभी होगा नहीं, तो इसके कारण इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तरीका होता है ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का, यही एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और कुछ नहीं है। तो आपको अभी मैंने 2 ग्राफ सिखा दिए लगे हाथों, जब इसमें कौन कौन से, अब देखो यदि यहां पर ये माइनस की जगह मान के चलो मैं प्लस की बात कर रहा होता, तो e टू द पावर x का यदि ग्राफ चाहिए होता तो ये इस तरह से ग्राफ बना देते थे, ये x है और ये y है, और y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x है, लेकिन मैंने ये 0 पे टच कर दिया, जो कि 0 पे नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर बेसिकली तो ये ग्राफ क्या है ना, यहां से कहीं ऐसे आता है, ठीक है, पूरा ग्राफ यदि देखें। चाहें तो आप इसे बना सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैंने बता दिया, अब क्या दिक्कत है ना? श्योर हो गए? ओके, चलो 2 ग्राफ तो हम लोगों ने यहां पे कर लिए, जो पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए। अब मैं जरा थोड़ी थोड़ी सी चीजों के बारे में और बात करता हूं। अब कुछ पॉइंट्स आएंगे यहां पर हम लोगों को देखने के लिए, क्या आएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे। एक आएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। देखो मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात बताता हूं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग बताइए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये सीधा सवाल बनता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आपको। अब यदि प्रोबेबिलिटी नहीं आती इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने प्रोबेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं सुनी होगी, और सुनी होगी 9-10 में कहीं तो भी, तो वो अभी याद नहीं हो रही होगी। तो जैसे प्रोबेबिलिटी की यदि हम लोग बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, यदि आपने पढ़ी हो तो, ठीक है। आई एम सेइंग प्रायिकता, कई लोगों ने कुछ गलत ही सुना होगा, ठीक है, ये है प्रायिकता। नाउ जैसे आप एक कॉइन की बात करते हो, एक कॉइन की बात करते हो, तो कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होते हैं, और मैंने पूछा यहां पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो भैया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड आउटकम। अब देखो ये कोई सही फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, बस क्या है कि अपना काम चल जाएगा यहां पे, और अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो डिजायर्ड क्या है, डिजायर्ड है आपको हेड, और हेड एक बार है, तो आपने बोला एक, और टोटल आउटकम क्या पॉसिबल है, एक हेड पॉसिबल है और एक टेल पॉसिबल है, तो टोटल 2 पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। क्लियर है? तो ऐसे ही यहां पर भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं एक डाइस है, पासा है, पासा समझ में आता है, डाइस, उस पर मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो भैया 3 एक ही बार आ सकता है, डिजायर्ड आउटकम 1 हो गया, लेकिन आने के लिए नंबर मेरे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। बिल्कुल सिंपल, वही करने हैं यहां पे। अब मैंने यहां पर आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यूक्लियाई, सर्वाइवल ऑफ न्यूक्लियाई इन टाइम टी। बोलो कैसे करूंगा,
मतलब वो प्रायिकता आपको बतानी है जिसमें कि टी समय में आपका न्यूक्लियाई क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। सरवाइव कर जाएगा इसका मतलब है बचा रहेगा, मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी तो देखो मैंने लिखा था यार, प्रोबेबिलिटी का मतलब है डिजायर्ड अपॉन टोटल। तो मेरे पास में टोटल तो थे एन नॉट, टोटल कितने थे, एन नॉट थे, और बचे कितने हैं टाइम टी पर, तो ये एन बचे हैं, और एन का फॉर्मूला तो है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन एन नॉट। तो एन नॉट से एन नॉट कट गया, तो पी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आपके पास में आएगी ई टू द पावर माइनस का लैम्बडा टी, ई टू द पावर माइनस का लैम्बडा टी। ये समझ में आया क्या आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। अब ये भी तो पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उल्टा पूछ लो। तो मैं बात कर लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे लगे हाथों। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया इसमें तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी का फंडा तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा। तो हम लोग लिखेंगे टोटल जो पॉसिबल है और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड। तो कैसे करेंगे भैया, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड कितने हैं, तो ये तो एन डैश है, एन डैश अपॉन आपने एन नॉट लिख दिया। एन डैश का मतलब क्या आया था, एन डैश का मतलब आया था एन नॉट माइनस का एन अपॉन आपने एन लिख दिया। अच्छा, यदि आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा एन नॉट माइनस का एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन एन नॉट। देखो एन नॉट ऊपर से निकल के कैंसिल हो जाएगा, क्या आपने बोला यस, तो पी का आंसर आएगा 1 माइनस का ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी है ये डिसइंटीग्रेशन की। देखो ये छोटे छोटे शब्दों में डिसइंटीग्रेशन लिखा जा रहा है, तो बॉक्स बना के लिख लेना, बॉक्स बना के लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से निकल के यहां पर आ रही है। ओके, इज इट क्लियर टू यू, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है, मैंने बोला आनी ही चाहिए। 2 सवाल थे ये, सीधा सीधा सवाल नहीं सवाल पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। कई बार हो सकता है सवाल भी पूछवा ले आपसे, टी की कुछ वैल्यू दे दे वगैरह वगैरह। अच्छा, ये लैम्बडा जो चल रहा है इतनी देर से, लैम्बडा के बारे में मैंने बात नहीं करी क्या, शायद नहीं करी है मैंने, है ना, ओ सॉरी बेटा, मेनली बताना भूल गया मैं, क्योंकि अब देखो मेरे दिमाग में मैं दिमाग में सवाल बनाने लग गया तो मेरे दिमाग में आ गया लैम्बडा के बारे में तो बोला ही नहीं मैंने शायद। देखो ये आपका जो लैम्बडा होता है, जो कि आप किधर से आए, यहां से नहीं, एक और स्टेप में। तो ये जो लैम्बडा होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे नाम दिया जाता है डीके कांस्टेंट। इसे क्या बोला जाता है, डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्बडा का मतलब क्या है, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हिंदी मीडियम वाले क्षय स्थिरांक, ठीक है। ओके, अब इसका हम लोग अभी यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर में कैसे यूज करना है जरा हम लोग बात करते हैं। यहां पर आपको एक और टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, पहले पढ़ लो पहले पूरा पूरा, क्योंकि अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा चलो अब तो न्यूमेरिकल आएगा, अब तो न्यूमेरिकल आएगा, अरे पहले खत्म तो हो जाने दो, यदि खत्म ही नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल कहां से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर एक और चीज पढ़नी है, हाफ लाइफ, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मतलब सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी इस पे ही ज्यादा रहती है यदि एग्जामिनर पेपर को सिंपल रखना चाहता है। यदि एग्जामिनर पेपर को डिफिकल्ट रखना चाहता है तो वो आपको n बराबर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी वाले फॉर्मेट में सवाल बनवाएगा। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ये भी एक तरह का सवाल ही बनेगा और कुछ नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, ये वो समय है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल वैल्यू का आधा रह जाता है। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम इन विच अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी। शुरुआत में मान के चलो 100 थे, ठीक है, मैंने घड़ी चालू करी, मैंने बोला कि एट टी बराबर 0 एन नॉट बराबर 100 है, ठीक है। अब मेरे पास में यदि मैं बोलता हूं
कि भैया n बराबर 50 हो जाए तो t समय कितना लगेगा, इस समय को ही हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। इसी समय को क्या बोला जाएगा, हाफ लाइफ। तो फटाफट से लिख डालो अपनी नोटबुक में, क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज दैट टाइम, हाफ लाइफ या अर्ध आयु वह समय है इन विच, जिसमें a radioactive substance remains half of its initial value। a radioactive substance remains half of its value। अर्ध आयु वह समय है जिसमें कोई रेडियो सक्रिय नाभिक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है। तो यदि मैं यहां पर अब इसको अप्लाई करूं तो भैया मैं कैसे अप्लाई करूंगा, तो मैं जानता हूं एट टी बराबर 0 एन नॉट इज द इनिशियल वैल्यू। मैंने बोला सही है। अब मैंने बोला कि यहां पे t बराबर मैं कर देता हूं t हाफ, क्या कर देता हूं t हाफ, और n बराबर आएगा कितना, आधा, मतलब n नॉट बाई 2। कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा, क्या से, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट टाइम t। तो देखो आधे खत्म हो गए तो बचे भी तो आधे ही होंगे, तो आपने लिखना है n नॉट बाई 2 बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। एन नॉट ने एन नॉट को उड़ा दिया, बचा क्या, 1/2। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, 1/2 बराबर है ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। अच्छा, अब यदि मैं इस 2 को ऊपर लेके जाता हूं तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा 2 की पावर -1 बराबर ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। अब देखो यहां पर दोनों जगह पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को खत्म कर सकता हूं, तो ये बचेगा 2 बराबर ई टू द पावर लैम्बडा टी। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अच्छा ओके बेटा, मैं यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक करते हुए चल रहा हूं और काफी देर से हो रही है, वो ये है कि भैया जब मैंने इसको n नॉट बाई 2 पुट कर दिया तो ये आपका t हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t हाफ लिख लीजिए और कुछ नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर आप तो उसमें मिटा के बना लेंगे, हमारी परेशानी है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ व्हाट टू डू, नाउ टेक लॉग बोथ साइड। अब देखो यहां पर e है तो आपको जो लॉग लेना है वो भी टू द बेस e वाला ही लेना है, क्योंकि इसका मतलब ये बन जाएगा log 2 बराबर लैम्बडा, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार लॉग लिख लेता हूं, log e टू द पावर लैम्बडा इंटू टी हाफ। ये समझ में आया, क्या लिखा मैंने, log 2 इज इक्वल्स टू log टू द बेस e। देखो ये वाला जो e है ये वाला बेस का है, और ये पूरी क्वांटिटी को मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिया। यहां तक समझ में आया। चलो लेफ्ट हैंड साइड वाला log 2 तो एज इट इज रहेगा, मैंने बोला ठीक है। आगे बोलो क्या होगा, तो आगे आपको एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहती है भैया log m टू द पावर n है, तो इसका मीनिंग होता है n log m, ये है प्रॉपर्टी। कई लोग बोलेंगे सर यहां क्यों लिखा, मेरी मर्जी। ओके, तो ये कितना आएगा, लैम्बडा इंटू टी हाफ इंटू लॉग ई, और ई। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है log ए इक्वल्स टू 1। मतलब यहां पर जो नंबर लिखा है वही नंबर यदि log के बेस में हो, log ए इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है, यदि ऊपर लिखा हुआ नंबर बेस के नंबर के समान होता है तो आंसर 1 होता है। इसका उपयोग कहां पर होगा, तो इसका उपयोग होगा यहां पर, मतलब ये चीज बन जाएगी 1। तो आपके पास में आएगा log टू द बेस e, log 2 टू द बेस e बराबर लैम्बडा इंटू टी हाफ। यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा प्यारा सा, वो ये है टी हाफ बराबर log 2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। ये समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो आपको सीधा सीधा याद रखनी है, वो ये है
कि मैं लिख सकता हूं टी हाफ बराबर ln2 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। ये ln2 का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब है जब बेस ई होता है तो उसे हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग के अंदर में log 2 की वैल्यू 0.693 होती है, आपको याद रखनी है, अपॉन लैम्बडा आ जाएगा। ये बात क्लियर है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसको हम लोगों को इसको लिखना है log 2 को, ln2 तो हो जाएगा कई बार, लेकिन आपको इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? log टू द बेस 10 में तो हम लोगों को क्या करना होता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आएगा 2.303 इंटू log टू द बेस 10 अपॉन लैम्बडा। इसे भी आप लोग याद रखें क्योंकि हो सकता है कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए। तो लैम्बडा है आपका डीके कांस्टेंट और यहां से ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, 0.693 सही लिखा है ना मैंने? 639 तो नहीं है ना? 639 नहीं, 693 ही है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पे आपका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है। इससे रिलेटेड मैं सवाल पूछता हूं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान के चलो आपके पास में 1000 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यू हैव एट टी इज इक्वल्स टू 0 यू हैव 1000 पार्टिकल्स। मैंने बोला कितना समय लगेगा? ओके, एक सेकेंड ना, सवाल नहीं बना। मैंने बोला कि भैया ये जो है 5 मिनट में ये 500 रह गए। 5 मिनट में कितने रह गए? 500 रह गए। तो बताओ 125 कितने समय में बचे रहेंगे? ठीक है, ये ऐसे टाइप का यदि सवाल बन जाए तो बताओ कैसे करोगे? तो आप बोले सर इसमें क्या दिक्कत है? देखो 1000 से 500 आए 5 मिनट में। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब 500 का आधा कर लीजिए तो ये आएगा 250, मतलब मोर ये फिर से 5 मिनट लग जाएंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब क्या करिए सर जी, एक काम और करिए, 250 का भी आधा कर लीजिए, 250 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, 125 आएगा। तो ये फिर से 5 मिनट। तो देखिए 125 बचाने थे, 125 बच गए। तो देखो टोटल टाइम लगेगा 5, 5 और 5 मतलब 15 मिनट। सवाल समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? यस आई नो दैट, बहुत लोगों को नहीं समझ में। मैंने बोला कि क्वेश्चन को वर्ड फॉर्म में बनाता हूं। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज फ्रॉम 1000 to 500 in 5 minutes if we have 1000 particles initially, then the time in which number of particles present is number of particles present 125। देखो शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो 1000 से 500 आने में, मतलब आधा होने में 5 मिनट का समय लगा रहा है। मैंने बोला ठीक है। यदि हमारे पास में शुरुआत में 1000 ही पार्टिकल हो, क्योंकि ना इसमें ना कई लोगों ने बुद्धि लगाई होगी, पता है क्या, कि सर 1000 थे 500 तो हो गए, तब तो 500 ही बचे ना, तो 500 से कहानी शुरू करनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने पूरा लिखा। मैंने इसलिए बोला यदि मान के चलो हमारे पास 1000 पार्टिकल ही शुरुआत में हो तो 125 पार्टिकल बचेंगे, तो उसमें कितना समय लगेगा? 125 पार्टिकल बचने में कितना समय लगेगा? तो ये आपने क्या किया, इसको किया कैसे आपने? 1000 से 500 आने में 5 मिनट। अब 500 तो हो गए, अब 500 से अगला आधा आने में फिर से 5 मिनट और लग जाएंगे, तो 500 से 250 आ जाएंगे, 250 आ जाएंगे, तो टोटल समय चला गया 10 मिनट। अब जो 250 बचे वहां से और आधा करना है तो 125, तो अगले 5 मिनट और लग जाएंगे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 15 मिनट। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा एक और रिलेशन लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं हम लोग और मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। वो ये है कि मेनली देखो
यहां पर आपके पास में 125 बच रहे थे आपके पास में 1000। तो ये देखो कितनी बार हाफ लाइफ करी, देखो मैंने सीधा आंसर ही लगा दिया। तो मैंने देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर एक बात को काउंट करो, वो ये है, किधर गई, हाँ, एक बार हाफ लाइफ यूज करी, दूसरी बार करी और तीसरी बार करी, 3 बार हाफ लाइफ करी कि नहीं करी, तो मैंने बोला यस। और जब आप एक हाफ लाइफ यूज कर लेते हो आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं, बराबर है, मैंने बोला यस, ओके। अच्छा, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हाफ लाइफ ये बच जाएंगे आधा, किसका आधा, n0/2 का आधा, मैंने बोला यस, मतलब आ गया n0 इंटू, इसको जरा लगा लूं क्या अच्छे से, n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर। मैंने बोला आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है, जो पहले बचा है उसका आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू n0 1/2 का स्क्वायर, मतलब n0 इंटू 1/2 का क्यूब। तो ये क्या कंटिन्यूअसली एक एक हाफ लाइफ का समय जब गुजरता जाएगा तो ये ऐसा बचेगा क्या, आपने बोला यस। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, मैंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट आफ्टर एन हाफ लाइव्स। तो बताओ क्या लिखोगे, तो इसका आंसर आएगा कैपिटल एन जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट बताता है, एन नॉट जो कि शुरुआत के पार्टिकल बचाता है, इंटू 1/2 की पावर एन। अब देखो यहां पर जरा मैच कर रहा है क्या, एन की वैल्यू 1 पुट करो, स्मॉल एन इक्वल्स टू 1 पुट किया तो एक हाफ लाइफ के बाद में n0/2 आ गया, मैंने बोला बिल्कुल सही। यदि n की वैल्यू 2 पुट करी तो आपने लिखा n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मतलब n0/4, तो 2 हाफ लाइफ के बाद में चौथा ही रह जाएगा। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, तो मैंने बोला यस, सही बात है, फॉलो कर रहा है। यहां पर स्मॉल एन का मीनिंग, स्मॉल एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। कभी कभी एग्जाम में यह भी परेशानी होती है कि हाफ लाइफ कैसे निकालें, मतलब सीधा सीधा सवाल में उसने दे दिया, जैसे मैं इसी स्टेटमेंट को, इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे बोलता हूं, मैंने बोला 1000 पार्टिकल्स रिमेन 125 आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है, 1000 पार्टिकल्स रिमेन्स 125 आफ्टर 15 मिनट, देन व्हाट इज हाफ लाइफ। अच्छा, ये कोई अच्छे लेवल के सवाल नहीं है, ये तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करवाने वाले सवाल हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ, तो कैसे सोचोगे आप, तो आपने देखा, अब इसको करना तो वैसे ही पड़ेगा, कैसे, प्रॉपर वाले तरीके से, कि भैया आपके पास में 125 बचे, शुरुआत में 1000 थे, 15 मिनट में बच रहे हैं। अच्छा, तो क्या सोचूं मैं, तो मैंने देखा यार 125 से आधा कितना आ रहा है, ये तो 1000 डिवाइडेड बाई 125, तो ये आ रहा है 8। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर 8 पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, 8। तो अब ऐसा मत कर देना कि भैया 8 जो है वो 15 मिनट से रिलेट कर दिया, तो आपने बोला कि 2 के लिए क्या आएगा, 15/8 इंटू 2 कर दिया और ये 15/4 लगा दिया, ठीक है, ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका नहीं है। क्या हो रहा है यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, हमारा सेम सवाल चल रहा है, सेम सवाल को हम लोग रिपीट करवा रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। वो ये है कि यार 15 मिनट में इतना हो रहा है, कितना हो रहा है कि 1000 से 125 बच रहे हैं, तो इसको करे कैसे, क्या सोचे, थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यार 15 मिनट में ये 1/8 हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 1/8। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है, मैंने क्या सीखा है, n बराबर n0 1/2 की पावर n, तो मैंने बोला सही बात है। तो अभी मेरे पास में बचे हैं 125, टोटल थे 1000, और ये आ गया 1/2 की पावर n। तो यहां पर देखो कितना आएगा, 125 डिवाइडेड बाई 1000 बराबर 1/2 की पावर n, तो ये आएगा 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए, 1/8 को लिखा जा सकता है 1/2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n,
इसको फिर से और आगे लिखेंगे तो 1/2 की पावर 3 बराबर 1/2 की पावर n। तो यहां से देखिए बेस को इक्वल कर दीजिए तो n की वैल्यू आ गई 3। तो अब देखिए इसका मतलब यह है कि सवाल में क्या हुआ है कि 15 मिनट के अंदर में 3 हाफ लाइफ खर्च हुई हैं। 15 मिनट के अंदर में कितनी हाफ लाइफ खर्च हुई हैं? 3 हाफ लाइफ। तो सोचिए क्या होगा, 15 मिनट इज इक्वल्स टू 3 हाफ लाइफ। तो इट इंप्लाइज 1 हाफ लाइफ बराबर कितनी आएगी? तो ये आएगी 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 5 मिनट। अब मैंने जानबूझ के एक ही सवाल को 3 बार करवाया है अलग अलग तरीके से, जिससे कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि डेटा बदल देता था ना मैं। यदि डेटा बदल देता तो कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता था। इसलिए सेम सवाल को मैंने 2 बार 3 बार कर लिया, जिससे क्या है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यही इसका कारण भी है। अभी वैसे देखा जाए तो हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है एक्टिविटी वाला, और न्यूमेरिकल्स भी बचे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को एक्टिविटी के साथ में ही खत्म कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे। ओके, तो ये वाली बात समझ में आई क्या? मेन बात क्या है, मैं यहां पर बता रहा था नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकाले हैं हम लोगों ने, ध्यान से देखिए क्या किया था मैंने। 15 मिनट में 3 हाफ लाइफ आ रही थी, तो एक हाफ लाइफ मैंने निकाला 15/3 बराबर है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए अब सोचिए इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में सोचिए। 5 मिनट क्या आ गई? 5 मिनट इज द टाइम ऑफ हाफ लाइफ। मैंने बोला यस। तो यदि 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 into 3 करता हूं, तो क्या मैं 15 पाऊंगा? यस, आई विल गेट 15। मतलब यह है कि भैया नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो आएगा वो आएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ। टाइम ऑफ हाफ लाइफ मतलब एक हाफ लाइफ के टाइम से यदि मैंने टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया तो मुझे उतनी हाफ लाइफ मिल जाती है। ये बात समझ में आई? दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहां पर आपको सामने डिस्कस किए हैं। हां, अब ये हो सकता है कि आपको अभी न्यूमेरिकल समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, क्योंकि जब तक हम लोग इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी बनी रहेगी। और इसके अलावा एक पॉइंट और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज या मीन लाइफ बोलते हैं। उसके बाद में एक एक्टिविटी करके छोटा सा टॉपिक आएगा, वो भी बिल्कुल सेम चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ है उसमें, बिल्कुल सेम जैसा ये है बिल्कुल वैसा की वैसा ही वो भी आने वाला होता है। लेकिन सिंस अभी अपना आज का जो समय है वो समाप्त हो चुका है, तो आज तो हम लोगों को यहां पर रुकना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुलाकात फिर करेंगे हम लोग आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए